दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेशा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, उसके तहत दोस्तों हम लोग 2023 से लेकर 2011 तक के पूर्व वर्षों के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा नया सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वह था हमारा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2013 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, 2013 में हमारे कुछ प्रश्न बाकी हैं, उन प्रश्नों को कवर करने के बाद फिर आगे के प्रश्नों की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5वें प्रश्न को हम देखेंगे जो कि 2013 में हमारा पूछा गया है। ठीक है, फिजिक्स से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। देखें, कह रहा है कि निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे, इस कण की खोज का क्या महत्व है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे, इस कण की खोज का क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे कि यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सन्नत क्यों होती है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सन्नत क्यों होती है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे, इस कण की खोज का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सन्नत क्यों होती है। क्या है, कह रहा है कि यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सन्नत क्यों होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ही दोस्तों इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है, तीसरा पॉइंट भी गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या दिया गया है देखिएगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना दोस्तों 1964 में की गई। क्या है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल दोस्तों एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। फिर देखिएगा कि हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि इसकी खोज का श्रेय दोस्तों पीटर हिग्स तथा 6 अन्य वैज्ञानिकों को जाता है। क्या है, इसकी खोज का श्रेय पीटर हिग्स तथा 6 अन्य वैज्ञानिकों को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि क्वांटम भौतिकी में मूल कण ऐसे सूक्ष्मतम कण हैं जिनका विभाजन दोस्तों क्या होता है, नहीं होता है। फिर देखिएगा कि क्वांटम फिजिक्स में दोस्तों मूल कण ऐसे सूक्ष्मतम कण हैं जिनका विभाजन नहीं होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, कह रहा है कि क्वांटम भौतिकी में मूल कण ऐसे सूक्ष्मतम कण हैं दोस्तों, क्या होता है, जिनका विभाजन दोस्तों याद रखें नहीं होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो आगे दिए गए हैं उनकी तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक आगे के हमारे पॉइंट क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखेंगे, कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हिग्स बोसान को अन्य कणों में द्रव्यमान व भार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्या है, हिग्स बोसान को अन्य कणों में द्रव्यमान व भार के लिए जिम्मेदार माना जाता। यह कण दोस्तों हमें यह समझने में मदद करेंगे कि मूल कणों में द्रव्यमान कहाँ से आया है। फिर देखिएगा कि हिग्स बोसान को अन्य कणों में द्रव्यमान व भार के लिए जिम्मेदार माना जाता। यह कण हमें यह समझने में मदद करेंगे कि मूल कणों में द्रव्यमान कहाँ से आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हीलियम के प्रोटॉन कणों को प्रकाश की गति से आपस में टकराकर सूक्ष्मतम कणों में तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे वैसी ही स्थिति उत्पन्न हुई जैसी सृष्टि की उत्पत्ति के ठीक पहले बिग बैंग की घटना के समय हुई थी। फिर देखिएगा कि सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हीलियम के प्रोटॉन कणों को प्रकाश की गति से आपस में टकराकर सूक्ष्मतम कणों में तोड़ने का प्रयास किया जा रहा। इससे वैसी ही स्थिति उत्पन्न हुई जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के ठीक पहले बिग बैंग की घटना के समय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि वर्ष 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हिग्स बोसान से संबंधित शोध के लिए दिया गया। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 2012 से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, कह रहा है कि कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिएगा,
इस संदर्भ में दोस्तों थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है, फिर पढ़ें। कह रहा है कि कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। फिर देखिएगा थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने क्या मार्क किया, देखिएगा ध्यानपूर्वक। सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। 2012 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। कह रहा है कि कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में दोस्तों थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें कह रहा दोस्तों हमारा व्याख्या क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि थोरियम रेडियो सक्रिय एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है और इसकी खोज 1828 में हमारी बर्जेलियस ने की थी। फिर देखिएगा कि थोरियम रेडियो सक्रिय एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है, इसकी खोज 1828 में बर्जेलियस ने की थी। ठीक है, फिर देखिएगा दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह प्रकृति में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 3 से 4 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर देखिए यह प्रकृति में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 3 से 4 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि थोरियम भारत में सबसे अधिक मात्रा में केरल के समुद्र तट की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। फिर पढ़ेंगे, देखेंगे कि थोरियम भारत में सबसे अधिक मात्रा में केरल के समुद्र तट की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। फिर देखिएगा कि थोरियम भारत में सबसे अधिक मात्रा में केरल के समुद्र तट की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रकृति में दोस्तों थोरियम के लगभग 7 समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स पाए जाते हैं। थोरियम 227, 228, 229, 230, 231, 232 और 234। ठीक है, कह रहा है कि इसमें थोरियम 232 सर्वाधिक मात्रा में पाया तथा काफ़ी स्थिर यानी कि स्टेबल भी है। फिर देखिएगा कि प्रकृति में थोरियम के लगभग 7 समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स पाए जाते। थोरियम 227, 228, 229, 230, 231, 232 और 234। कह रहा है इनमें दोस्तों थोरियम 232 सर्वाधिक मात्रा में पाया तथा काफ़ी स्थिर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि थोरियम आधारित श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या है, फिर देखिएगा थोरियम आधारित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि चेन रिएक्शन को दोस्तों नियंत्रित किया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है आगे के हमारे पॉइंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों हमारा देखिएगा, कह रहा है कि थोरियम यूरेनियम की अपेक्षा क्या है, एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। क्या है, कह रहा है हमारा थोरियम यूरेनियम की अपेक्षा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है, क्योंकि पहला पॉइंट कह रहा है कि यूरेनियम की अपेक्षा थोरियम अधिक मात्रा में क्या दोस्तों ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि हमारा थोरियम यूरेनियम की अपेक्षा एक बेहतर यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल है, क्योंकि यूरेनियम की अपेक्षा दोस्तों थोरियम हमारा अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता। और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करता है। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा थोरियम के संदर्भ में। फिर देखिए यूरेनियम की अपेक्षा थोरियम अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2012 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखेंगे। चलिए देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, यदि केशिकत्व यानी कि कैपिलरी की परिघटना नहीं होती, ठीक है, तो फिर देखिएगा कह रहा है कि यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो फिर देखिएगा दोस्तों क्या है, हमारा केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। ठीक है, फिर कह रहा है कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। फिर देखिएगा स्याही शोक पत्र
काम करने के लिए विफल हो जाता। क्या है? स्याही शोकपत्र हमारा काम करने में विफल हो जाता। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते पृथ्वी पर नहीं उगते। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन हमारे क्या हैं दोस्तों? सही हैं। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। क्या है? ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है हमारा प्रश्न, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि केशिकत्व यानी कि कैपिलरी की परिघटना नहीं होती तो पहला जो कह रहा है कि केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही है दोस्तों हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, फिर दूसरा जो कह रहा है कि कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि स्याही शोकपत्र काम करने में विफल हो जाता, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते पृथ्वी पर हमारे नहीं उगते, यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे पॉइंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो पहला हमारा कह रहा है कि केरोसिन द्वीप का उपयोग हमारा मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि स्याही शोकपत्र काम करने में विफल हो जाता, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। चौथा कह रहा है कि बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते पृथ्वी पर नहीं उगते, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी ध्यानपूर्वक हम देखते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए व्याख्या को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखें, पहला हमारा जो पॉइंट कह रहा है दोस्तों व्याख्या में, वह कह रहा है केशिकत्व। केशिकत्व वह परिघटना है जिसके कारण दोस्तों केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है तथा नीचे उतरता है। फिर देखिएगा, केशिकत्व वह परिघटना है जिसके कारण दोस्तों केश नली में हमारा द्रव ऊपर चढ़ता है तथा नीचे उतरता है। फिर देखिएगा, केशिकत्व वह परिघटना है जिसके कारण दोस्तों केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है तथा नीचे उतरता है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि केशिकत्व द्रव व ठोस माध्यमों के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। फिर देखिएगा कि केशिकत्व द्रव व ठोस माध्यमों के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, फिर देखिएगा तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे दब जाता है। फिर देखिएगा, सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि उदाहरण स्वरूप जब केशनली को पानी में डुबोया जाता तो पानी ऊपर चढ़ जाता और पानी की सतह केशनली के अंदर धंसी हुई रहती है। ठीक है, इसके विपरीत जब केशनली को पारे में डुबोया जाता तो केशनली में पारे की सतह बर्तन में उभरे हुए पारे की सतह से नीचे चली जाती है। फिर देखिएगा, उदाहरण स्वरूप जब केशनली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केशनली के अंदर धंसी हुई रहती है। फिर देखिएगा, इसके विपरीत कह रहा है जब केशनली को पारे में डुबोया जाता है तो केशनली में पारे की सतह बर्तन में उभरे हुए पारे की सतह से नीचे चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि केशिकत्व की क्रिया में दोस्तों आसंजन बल यानी कि दोस्तों एडिसिव फोर्स की भूमिका होती है। केशनली में जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही अधिक ऊंचाई तक केशनली में चढ़ेगा। फिर देखिएगा, केशिकत्व की क्रिया में दोस्तों आसंजन बल की भूमिका होती है। केशनली में जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही अधिक ऊंचाई तक केशनली में चढ़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि किसी तरल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जल की अपेक्षा ज़्यादा होने से वह केशनली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि किसी तरल का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन जल की अपेक्षा ज़्यादा होने से वह केशनली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि किसी तरल का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन जल की अपेक्षा ज़्यादा होने से वह केशनली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न को हम पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, देखिएगा। ठीक है, देखें, कह रहा है कि अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते। फिर देखिएगा
कि अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते। फिर पढ़िएगा कि अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या और आंसर भी दोस्तों हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। देखिए चलिए जो पहला पॉइंट है वह कह रहा है कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर क्या दोस्तों मोड़ देती है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही दिया गया है। क्या है, यानी कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। बाकी के पॉइंट हमारे सही नहीं है। ठीक है, बाकी के पॉइंट क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। बिल्कुल गलत है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती। यह भी पॉइंट गलत है और कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो यह भी पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा था कि अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर क्या है, कह रहा है प्रश्न हमारा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है हमारा कि अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया, ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए व्याख्या इसकी पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा व्याख्या इसकी क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखेंगे। कह रहा है पहला पॉइंट जो दोस्तों उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के कारण आयन मंडल में उपस्थित विद्युत आवेशी कण जो कि कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड से गति से यात्रा कर रहे होते ध्रुवों की ओर मुड़ जाते, परिणाम स्वरूप पृथ्वी का धरातल दुर्घटना से बच जाता है। फिर देखिएगा कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के कारण आयन मंडल में उपस्थित विद्युत आवेशी कण जो कि कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे होते ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप पृथ्वी का धरातल दुर्घटना से बच जाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के गैसीय कणों से जब ये विद्युत आवेशी कण टकराते हैं तो ये विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करते, जिससे उत्तरीय ध्रुव पर दोस्तों क्या है, अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणीय ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल के गैसीय कणों से जब ये विद्युत आवेशी कण टकराते हैं तो ये विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करते, जिसे उत्तरीय ध्रुव पर दोस्तों अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणीय ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्पन्न प्रकाश के रंगों में परिवर्तन टकराने वाली गैसों की प्रकृति में अंतर के कारण होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि उत्पन्न प्रकाश के रंगों में परिवर्तन टकराने वाली गैसों की प्रकृति में अंतर के कारण होता है। ठीक है, फिर पढ़ लेंगे एक बार। कह रहा है कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के कारण आयन मंडल में उपस्थित विद्युत आवेशी कण जो कि कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे होते ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप पृथ्वी का धरातल दुर्घटना से बच जाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल के गैसीय कणों में जब ये विद्युत आवेशी कण टकराते तो ये विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करते, जिसे दोस्तों उत्तरीय ध्रुव पर हम लोग अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणीय ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि उत्पन्न प्रकाश के रंगों में परिवर्तन टकराने वाली गैसों की प्रकृति में अंतर के कारण होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन ए। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैगनिक यानी कि अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैगनिक यानी कि दोस्तों अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती, आविलता दूर करती और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैगनिक यानी कि अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। तो यही पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है, बिल्कुल गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती,
आविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, केवल पहला पॉइंट सही है। यानी कि कह रहा है कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैगनिक अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है। तो याद रखें, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट पॉइंट सही है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट जो कह रहा है कि जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जल में उपस्थित कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे दोस्तों बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए परावैगनिक किरणों का उपयोग किया जाता। फिर देखिएगा, जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जल में उपस्थित कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों जैसे दोस्तों बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए परावैगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट किरणें दोस्तों सूक्ष्मजीवों के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सूक्ष्मजीवों के महत्वपूर्ण कोशिकीय कार्यों को संपन्न करने से रोकती हैं। फिर देखिएगा, यूवी किरणें यानी कि दोस्तों परावैगनिक किरणें सूक्ष्मजीवों के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सूक्ष्मजीवों के महत्वपूर्ण कोशिकीय कार्यों को संपन्न करने से रोकती हैं। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि यूवी किरणों के प्रयोग को जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन से अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि क्लोरीन जल के साथ कई बार एक विषाक्त क्या है दोस्तों उप उत्पाद बना लेता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कह रहा है हमारा कि यूवी किरणों के प्रयोग को जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन से अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि क्लोरीन जल के साथ कई बार एक विषाक्त उप उत्पाद बना लेता है। अतः केवल कथन एक हमारा सही है। ठीक है, फिर से पढ़ लेंगे। कह रहा है कि जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जल में उपस्थित कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों जैसे दोस्तों बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए परावैगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है यूवी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज सूक्ष्मजीवों के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सूक्ष्मजीवों के महत्वपूर्ण कोशिकीय कार्यों को संपन्न करने से रोकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि यूवी किरणों के प्रयोग क्या है, फिर से पढ़ेंगे कि यूवी किरणों के प्रयोग को जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन से अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि क्लोरीन जल के साथ कई बार एक विषाक्त उप उत्पाद बना लेता है। अतः केवल कथन एक हमारा बिल्कुल सही होगा। सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। और दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्न की व्याख्या की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। देखेंगे आगे के प्रश्न की व्याख्या हमारी क्या कह रही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, 2011 से संबंधित प्रश्नों को अब हम देखेंगे, जो कि हमारे भौतिक विज्ञान में पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। फिर देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण क्या दोस्तों प्रदान करता है। फिर देखिएगा, कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखें कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण दोस्तों ऑप्शन डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इस प्रश्न की हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा क्या दिया गया है व्याख्या इसकी। ठीक है, देखें। कह रहा हमारा कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय त्वरण प्रदान करता। इसी त्वरण के कारण कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। फिर देखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय त्वरण प्रदान करता है। इसी त्वरण के कारण कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फिर देखिएगा
किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर नहीं। फिर देखिएगा, किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर नहीं। फिर देखिएगा, किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर नहीं। चलिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, देखें। कह रहा दोस्तों, हमारा कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता, या किस कारण से होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता, या किस कारण से होता है। तो याद रखें, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, या किस कारण से होता है। तो जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए व्याख्या इसकी पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा कि सामान्यतः द्रवों को गर्म किए जाने पर उनके आयतन में दोस्तों क्या होती है, वृद्धि होती है। परंतु जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में कमी आती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बाद ही आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इस प्रक्रिया को जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि सामान्यतः द्रवों को गर्म किए जाने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में दोस्तों कमी आती है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बाद ही आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इस प्रक्रिया को जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि ठंडे प्रदेशों में कड़े जाड़े में झील की सतह का पानी तो जम जाता किंतु नीचे का पानी नहीं जम पाता। सामान्य अवस्था में ऊष्मा का प्रसार ऊपर से नीचे की ओर होता है और नीचे के जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रह जाता। इस तापमान पर जल की सघनता अधिकतम होती है। फिर देखिएगा, ठंडे प्रदेशों में कड़े जाड़े में झील की सतह का पानी तो जम जाता है किंतु नीचे का पानी नहीं जम पाता। सामान्य अवस्था में ऊष्मा का प्रसार ऊपर से नीचे की ओर होता है और नीचे का जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रह जाता है। इस तापमान पर जल की सघनता अधिकतम होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठंडे प्रदेशों में कड़े जाड़े में झील की सतह का पानी तो जम जाता किंतु नीचे का पानी नहीं जम पाता। सामान्य अवस्था में ऊष्मा का प्रसार ऊपर से नीचे की ओर होता है और नीचे के जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रह जाता। इस तापमान पर जल की सघनता अधिकतम होती है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिएगा क्या कह रहे हैं आगे के हमारे पॉइंट। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा, कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि सतह के जल का तापमान हमारा क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर। फिर देखिएगा, कह रहा है कि सतह के जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर यह कम घनत्व के कारण नीचे नहीं जाता तथा नीचे के जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है। फिर देखिएगा, सतह के जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर यह कम घनत्व के कारण नीचे नहीं जाता तथा नीचे के जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, चूंकि बर्फ उष्मा की दोस्तों कुचालक होती है इसलिए वह बाह्य वातावरण व आंतरिक जल के बीच संपर्क को अवरुद्ध करती है, परिणाम स्वरूप झील के तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता। फिर देखिएगा, चूंकि बर्फ दोस्तों क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है इसलिए वह बाह्य वातावरण व आंतरिक जल के बीच क्या है, संपर्क को अवरुद्ध करती, परिणाम स्वरूप झील के तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो कह रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। फिर से पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा प्रश्न जो कह रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो याद रखें दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो याद रखें दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को कम करना। फिर देखिएगा, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो याद रखें न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या हम इस प्रश्न की देखेंगे। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि भारी जल, जिसे दोस्तों हम लोग हैवी वाटर या D2O भी कहते हैं, का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, ठीक है दोस्तों क्या है, ड्यूटेरियम यानी कि 1s2 का ऑक्सीजन की अभिक्रिया से होता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि भारी जल D2O का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्सीजन की अभिक्रिया से होता है। फिर देखिएगा कि भारी जल D2O का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्सीजन की अभिक्रिया से होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे,
कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं को नियंत्रित अवस्था में चलाने के लिए न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहती है। फिर देखिएगा कि नाभिकीय अभिक्रियाओं को नियंत्रित अवस्था में चलाने के लिए न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है, जिसके कारण श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है देखिएगा कि भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। फिर देखिएगा कि भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त दाबित भारी जल रिएक्टर, ठीक है, में D2O का प्रयोग रिएक्टर को ठंडा करने में भी किया जाता, परंतु D2O का प्राथमिक कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है, अतः विकल्प ए हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा इसके अतिरिक्त दाबित भारी जल रिएक्टर में D2O का प्रयोग रिएक्टर को ठंडा करने में भी किया जाता है, परंतु D2O का प्राथमिक कार्य दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है, अतः विकल्प ए हमारा क्या है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे फिर आगे के प्रश्नों की तरफ, एक बार और पढ़ लेंगे। इसके अतिरिक्त दाबित भारी जल रिएक्टर में D2O का प्रयोग रिएक्टर को ठंडा करने में भी किया जाता, परंतु D2O का प्राथमिक कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है, अतः विकल्प ए हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। चलिए 2011 में फिजिक्स से पूछे गए चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे चौथा प्रश्न हमारा क्या पूछा गया था, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? फिर देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती। दूसरा कह रहा है रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया, ना तो फर्स्ट ही और ना ही सेकेंड। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? तो पहला कह रहा है कि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य अति दीर्घ होती है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कौन से कथन हमारे सही हैं, तो हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, ना तो फर्स्ट ही और ना ही सेकेंड। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है हमारा कि ओजोन परत आयन मंडल में नहीं बल्कि समताप मंडल में अवस्थित होती है तथा रेडियो तरंगों के परावर्तन में इसकी कोई भूमिका नहीं है, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल गलत है। फिर देखिएगा कि ओजोन परत आयन मंडल यानी कि दोस्तों आयन मंडल में नहीं बल्कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित होती है तथा रेडियो तरंगों के परावर्तन में इसकी कोई भूमिका नहीं है, अतः कथन एक हमारा गलत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य का अति दीर्घ होना रेडियो संचार को सुसाध्य बनाने का कारण नहीं है, अतः कथन दो भी हमारा बिल्कुल गलत है। फिर देखिएगा कि आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की दोस्तों प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य का अति दीर्घ होना रेडियो संचार को सुसाध्य बनाने का कारण नहीं, अतः कथन दो भी हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा फिजिक्स के साथ ही अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, वह है दोस्तों हमारा सामान्य विज्ञान में ही। अब देखेंगे हम रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, सारे प्रश्न हमारे इस सब्जेक्ट से भी संबंधित जो दिए गए हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। चलिए ठीक है, रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या दिया गया है। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। रसायन विज्ञान से संबंधित जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि पॉलीएथिलीन टेरफथलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 में पूछा गया। फिर देखिएगा, पॉलीएथिलीन टेरफथलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। फिर देखिएगा, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट कि इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते। फिर देखिएगा कि इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो बिल्कुल सही आंसर जो हम मार्क करेंगे वह है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन फर्स्ट,
यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, कह रहा है प्रश्न दोस्तों ध्यानपूर्वक कि पॉलीएथिलीन टेरफ्थलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो पॉइंट दिया गया है कि इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखिएगा कि इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है हमारा कि इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट जो कह रहा है कि इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने क्या मार्क किया? सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखेंगे। ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया। ठीक है, चलिए व्याख्या पढ़ेंगे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों पेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट। ठीक है, पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि पेट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीएथिलीन टेरफ्थलेट, पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग दोस्तों खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों आदि की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनर आदि बनाने में होता है। फिर देखिएगा, इसका प्रयोग दोस्तों खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों आदि की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनर आदि बनाने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि इससे खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए उपयुक्त माना जाता, क्योंकि यह हल्का, गैर प्रतिक्रियाशील और किफ़ायती है। फिर देखिएगा, इसे खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह हल्का है, गैर प्रतिक्रियाशील है और किफ़ायती भी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों देखें ध्यानपूर्वक कि यह प्रायः अन्य फाइबर जैसे दोस्तों रेयान, ऊन और कपास के साथ कपड़ों की छपाई में उपयोग किए जाते, जो इन तंतुओं के अंतर्निहित गुणों को मजबूत करते, जबकि कपड़े की सिकुड़न से उबरने की क्षमता में योगदान करते। फिर देखिएगा, ये प्रायः दोस्तों अन्य फाइबर जैसे रेयान, ऊन और कपास के साथ कपड़ों की छपाई में उपयोग किए जाते, जो इन तंतुओं के अंतर्निहित गुणों को मजबूत करते हैं, जबकि कपड़े की सिकुड़न से उबरने की क्षमता में योगदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि पेट का सबसे व्यापक रूप से क्या है? पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट का सबसे व्यापक रूप से कह रहा है दोस्तों पुनर्नवीनीकृत किए जाने वाले पेट बोतलें और कंटेनर हैं, जिन्हें आमतौर पर पिघलाया जाता है और क्या है दोस्तों फाइबर फिल या कालीन के लिए रेशो फाइबर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा दोस्तों पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट पुनर्नवीनीकरण करने के बाद उसको उस उद्देश्य हेतु पुनः उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए उसे बनाया गया था, और पेट में पुनर्दोस्तों संश्लेषण के लिए बहुलक को उसके पूर्वगामी रासायनिक घटकों में तोड़ने के लिए क्या है तरीके तैयार किए गए हैं, अतः विकल्प ही हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि पेट का सबसे व्यापक रूप से पुनर्नवीनीकृत किए जाने वाले पेट बोतलें और कंटेनर हैं, जिन्हें आमतौर पर पिघलाया जाता और फाइबर फिल या कालीन के लिए रेशो फाइबर के रूप में उपयोग किया जाता। कह रहा है कि पेट पुनर्नवीनीकरण करने के बाद उसको उस उद्देश्य हेतु पुनः उपयोग किया जा सकता जिसके लिए उसे बनाया गया था, और पेट में पुनः संश्लेषण के लिए बहुलक को उसके पूर्वगामी रासायनिक घटकों में तोड़ने के लिए तरीके तैयार किए गए, अतः विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2021 में पूछे गए जो हमारे केमिस्ट्री से प्रश्न है उसकी तरफ अब हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। सारे प्रश्न जो हमारे पूछे गए हैं दोस्तों वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 2021 में पूछे गए प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। देखते रहिए, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए 2021 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि, तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे। इसकी प्रकृति दोस्तों क्या है? द्विध्रुवीय है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति दोस्तों क्या है? हमारी द्विध्रुवीय है। ठीक है, फिर देखिएगा, देखेंगे ध्यानपूर्वक, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा पढ़ेंगे
2021 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान और केमिस्ट्री के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। ठीक है, 2021 में जो पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता क्योंकि, तो याद रखें इसकी प्रकृति दोस्तों द्विध्रुवीय है। फिर देखिएगा, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति दोस्तों द्विध्रुवीय है। तो आप ऑप्शन ए बिल्कुल हम सही आंसर मार्क करेंगे कि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। ठीक है, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी हम देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों जल को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थों को घोलने में सक्षम है। फिर देखिएगा, जल को दोस्तों सार्वभौमिक विलायक कहा जाता क्योंकि यह किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थों को घोलने में क्या है दोस्तों, हमारा सक्षम है। ठीक है, जल अपनी द्विध्रुवीय प्रकृति के कारण किसी भी अन्य यौगिक की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। क्या है, जल अपनी द्विध्रुवीय प्रकृति के कारण किसी भी अन्य यौगिक की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता। पानी के अणु अपनी विशिष्ट संरचना के कारण एक तरफ धनात्मक आवेश वाले हाइड्रोजन और दूसरी ओर ऋणात्मक आवेश वाली ऑक्सीजन अन्य अणुओं को आसानी से आकर्षित करने में सक्षम होते, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता क्योंकि यह किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थों को घोलने में सक्षम है। जल अपनी द्विध्रुवीय प्रकृति के कारण किसी भी अन्य यौगिक की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता। पानी के अणु अपनी विशिष्ट संरचना के कारण एक तरफ धनात्मक आवेश वाले हाइड्रोजन और दूसरी ओर ऋणात्मक आवेश वाली ऑक्सीजन अन्य अणुओं को आसानी से आकर्षित करने में सक्षम होते, इसीलिए हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्नों की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है दोस्तों। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि बिस्फिनॉल ए यानी कि बीपीए, ठीक है, जो चिंता का कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिएगा क्या है, पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि बिस्फिनॉल ए यानी कि बीपीए जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या मुख्य घटक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी पॉलीकार्बोनेट। क्या है, पॉलीकार्बोनेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है कि बिस्फिनॉल ए पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रसायन है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि बिस्फिनॉल ए पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रसायन है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग कठोर प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे कि पुनः उपयोग करने योग्य पानी की बोतलें, बच्चों के दूध की बोतलें, खाद्य कंटेनर, टेबल वेयर और अन्य भंडारण योग्य कंटेनर बनाने के लिए किया जाता। ठीक है, कह रहा है कि बिस्फिनॉल ए एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बिस्फिनॉल ए एपॉक्सी रेजिन में भी पाया जाता, जो कुछ धातु आधारित खाद्य और पेय के डिब्बों के अंदर एक सुरक्षात्मक अस्तर के रूप में कार्य करता। पॉलीकार्बोनेट की बोतलों से तरल में, ठीक है, बीपीए का रिसाव तरल या बोतल के तापमान पर अधिक निर्भर होता। दरअसल दोस्तों बिस्फिनॉल ए का लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो कि एक चिंता का कारण, अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि बिस्फिनॉल ए यानी कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रसायन है। पॉलीकार्बोनेट दोस्तों प्लास्टिक का उपयोग कठोर प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे कि पुनः उपयोग करने योग्य पानी की बोतलें, बच्चों के दूध की बोतलें, खाद्य कंटेनर, टेबल वेयर और अन्य भंडारण योग्य कंटेनर बनाने के लिए किया जाता। बिस्फिनॉल ए एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बिस्फिनॉल ए एपॉक्सी रेजिन में भी पाया जाता, जो कुछ धातु आधारित खाद्य और पेय के डिब्बे के अंदर एक सुरक्षात्मक अस्तर के रूप में कार्य करता है। पॉलीकार्बोनेट की बोतलों से तरल में दोस्तों बिस्फिनॉल ए का रिसाव तरल या बोतल के तापमान पर अधिक निर्भर करता है। कह रहा है कि दरअसल बिस्फिनॉल ए दोस्तों लोगों पर व्यापक प्रभाव डालता है, जो कि एक चिंता का कारण, अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों की भी शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे, आगे के प्रश्न हमारे ध्यानपूर्वक क्या कह रहे हैं, देखते रहें। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट।
चलिए दोस्तों, 2020 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, 2020 में पूछे गए हमारे प्रश्न क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो हमारा 2020 में पूछा गया है वह पढ़ेंगे। कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब दोस्तों जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्या है, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कि इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। फिर क्या, कि इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता। चौथा पॉइंट कि कार्बन नैनो ट्यूब हमारे जैव निम्नीकरणीय होते हैं। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम साथ ही साथ में देखेंगे। चलिए देखिएगा, कह रहा है हमारा कि कार्बन नैनो ट्यूब दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CNT कार्बन नैनो ट्यूब, एक बेलनाकार नैनो संरचना के साथ कार्बन के आवंटन होते हैं जिनमें दोस्तों असामान्य गुण होते हैं। फिर देखिएगा, कार्बन नैनो ट्यूब हमारे CNT एक बेलनाकार नैनो संरचना के साथ कार्बन के आवंटन होते हैं जिनमें दोस्तों असामान्य गुण होते हैं। हाल के वर्षों के दौरान कई शोधकर्ता दवा वितरण वाहक के रूप में CNT के प्रयोग हेतु आकर्षित हुए हैं। नासा ने कार्बन नैनो ट्यूब एरे का उपयोग कर जैव रासायनिक सेंसर का प्रमाण दिया। साथ ही हाल ही में यह प्रमाणित किया गया है कि कार्यात्मक कार्बन नैनो ट्यूब को ऑक्सीडेटिव एंजाइम द्वारा जैव निम्नीकृत किया जा सकता। अतः दिए गए सभी विकल्प सही होंगे। फिर देखिएगा, कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब एक बेलनाकार नैनो संरचना के साथ कार्बन के आवंटन होते जिनमें दोस्तों असामान्य गुण होते हैं। हाल के वर्षों के दौरान कई शोधकर्ता दवा वितरण वाहक के रूप में CNT के प्रयोग हेतु आकर्षित हुए हैं। फिर देखिएगा, नासा ने कार्बन नैनो ट्यूब एरे का उपयोग कर जैव रासायनिक सेंसर का प्रमाण दिया। साथ ही हाल ही में यह प्रमाणित किया गया है कि कार्यात्मक कार्बन क्या है, साथ ही यह भी प्रमाणित हाल ही में किया गया कि कार्यात्मक कार्बन नैनो ट्यूब को ऑक्सीडेटिव एंजाइम द्वारा जैव निम्नीकृत किया जा सकता। अतः दिए गए सभी विकल्प सही हैं। नोट कह रहा है दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में उपर्युक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी माना गया, जबकि पुस्तक के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी माना गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2015 में पूछे गए केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि फ्यूल सेल्स, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिए, फ्यूल सेल्स, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिएगा, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता तो फ्यूल सेल उप उत्पाद के रूप में उष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए कि फ्यूल सेल्स, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद के रूप में उष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। ठीक है, फिर देखिएगा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता, किंतु लैपटॉप व कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं। फिर देखिएगा, तीसरा पॉइंट कह रहा है हमारा कि फ्यूल सेल्स दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि फ्यूल सेल्स, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिए, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता तो फ्यूल सेल दोस्तों उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में उष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है।
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता, किंतु लैपटॉप व कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि फ्यूल सेल्स दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करते, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या हम पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे कि इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा। चलिए देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही ऑप्शन हमने मार्क किया, केवल फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है व्याख्या, इसकी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कह रहा दोस्तों फ्यूल सेल में दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा फ्यूल सेल में दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि एल्कलाइन फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता जो जल उष्मा और विद्युत उत्पन्न करती है। यह सर्वाधिक दक्ष फ्यूल सेलों में से एक है जिसकी दक्षता दोस्तों 70% तक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, फिर से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि फ्यूल सेल दोस्तों इसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता। पहला पॉइंट कह रहा है कि एल्कलाइन फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है जो जल उष्मा और विद्युत उत्पन्न करती है। यह सर्वाधिक दक्ष फ्यूल सेलों में से एक है जिसकी दक्षता 70% तक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, देखिएगा। कह रहा है कि इसका उपयोग दोस्तों वाहनों, सेलफोन, लैपटॉप तथा कंप्यूटर जैसी युक्तियों में भी किया जाता। फ्यूल सेल दोस्तों क्या है हमारा दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि इसका उपयोग दोस्तों वाहनों, सेलफोन, लैपटॉप तथा कंप्यूटर जैसी युक्तियों में भी किया जाता। फ्यूल सेल दोस्तों दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि फ्यूल सेल के सिद्धांत का आविष्कार दोस्तों विलियम ग्रोव के द्वारा 1839 में किया गया, लेकिन इसका प्रथम व्यवहारिक विकास दोस्तों 1950 के दशक के अंत में ब्रिटिश आविष्कारक दोस्तों फ्रांसिस थॉमस बेकन ने किया, जिनके नाम पर इसे बेकन फ्यूल सेल्स भी कहते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि फ्यूल सेल के सिद्धांत का आविष्कार दोस्तों विलियम ग्रोव के द्वारा 1839 में किया गया। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है लेकिन इसका प्रथम व्यवहारिक विकास 1950 के दशक के अंत में ब्रिटिश आविष्कारक फ्रांसिस थॉमस बेकन ने किया, जिनके नाम पर इसे बेकन फ्यूल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों कि नासा के द्वारा 1960 के दशक के मध्य से ही इसका प्रयोग किया जा रहा। अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यानों में इसका प्रयोग किया गया था। फिर देखिएगा कि नासा के द्वारा 1960 के दशक के मध्य से ही इसका प्रयोग किया जा रहा। अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यानों में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि विश्व का प्रथम फ्यूल सेल शिप दोस्तों हाइड्रा था, जो एल्कलाइन फ्यूल सेल सिस्टम पर आधारित था। फिर देखिएगा, कह रहा है कि विश्व का प्रथम फ्यूल सेल शिप हाइड्रा था जो एल्कलाइन फ्यूल सेल सिस्टम पर आधारित था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग होने के कारण ज्वलन के पश्चात जल बनता, जो प्रदूषक नहीं, अतः यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। उपरोक्त कथनों में से केवल हमारा कथन एक सत्य है। फिर देखिएगा कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग होने के कारण ज्वलन के पश्चात जल बनता है जो प्रदूषक नहीं, अतः यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। उपरोक्त कथनों में से केवल कथन एक हमारा सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा दोस्तों कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि फ्लाई ऐश केवल दोस्तों क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता और इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं होता है। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे
हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता, बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है दोस्तों। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंटस के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही गया। जबकि थर्ड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या देखेंगे, कह रहा है कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से एक हल्की उड़ने वाली राख उत्पन्न होती है जिसे फ्लाई ऐश हम कहते हैं। फिर देखिएगा, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से एक हल्की उड़ने वाली राख उत्पन्न होती है जिसे फ्लाई ऐश हम कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसकी आगे की व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, आगे इसकी क्या व्याख्या दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए इसकी आगे की व्याख्या हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रही है इसकी व्याख्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रयुक्त कोयले के स्रोत व संगठन के आधार पर फ्लाई ऐश के अवयवों में क्या होती है दोस्तों, भिन्नता होती है। तथापि कह रहा है सभी फ्लाई ऐश में दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि प्रयुक्त कोयले के स्रोत व संगठन के आधार पर फ्लाई ऐश के अवयवों में भिन्नता होती है। तथापि सभी फ्लाई ऐश में दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 व कैल्शियम ऑक्साइड CaO पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इसके अतिरिक्त दोस्तों काफ़ी अल्प मात्रा में ppm के रूप में आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरान, कैडमियम, क्रोमियम, पारा डाइऑक्सिन आदि भी मुक्त होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त काफ़ी अल्प मात्रा में दोस्तों ppm के रूप में आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरान, कैडमियम, क्रोमियम, पारा डाइऑक्सिन आदि भी मुक्त होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिया गया है, पढ़ेंगे कि उपर्युक्त भारी तत्वों व अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण फ्लाई ऐश दोस्तों क्या होती है, विषाक्त होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त भारी तत्वों व अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण फ्लाई ऐश दोस्तों विषाक्त होती है, ठीक है। फिर देखिए, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि फ्लाई ऐश का पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और इसे सीधे वातावरण में निर्मुक्त कर दिया जाता था, परंतु बाद के शोधों से पता चला कि फ्लाई ऐश एक प्रमुख वायु प्रदूषक है और इसकी रोकथाम के उपाय किए गए। फिर देखिएगा, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि फ्लाई ऐश का पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और इसे सीधे वातावरण में निर्मुक्त कर दिया जाता था, परंतु बाद के शोधों से पता चला कि फ्लाई ऐश एक प्रमुख वायु प्रदूषक है और इसकी रोकथाम के उपाय किए गए। फिर देखिएगा, कह रहा है कि वर्तमान में दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, प्रिसिपिटेटर या अन्य उपकरणों का प्रयोग शक्ति संयंत्रों से वायु को निर्मुक्त करने से पूर्व फ्लाई ऐश को अलग करने के लिए किया जाता। फिर देखिएगा, वर्तमान में इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रिसिपिटेटर या अन्य उपकरणों का प्रयोग शक्ति संयंत्रों से वायु को निर्मुक्त करने से पूर्व फ्लाई ऐश को अलग करने के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि वर्तमान में फ्लाई ऐश का प्रयोग दोस्तों निम्नलिखित में किया जा रहा, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में, ईंट के निर्माण में, तलछट व अन्य निम्न स्थलों के भराव में, कुछ अभिक्रियाओं में इसका उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयोग होता है। फिर देखिएगा, वर्तमान में फ्लाई ऐश का प्रयोग निम्नलिखित में किया जा रहा, पहला कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में, ईंट के निर्माण में, तलछट व अन्य निम्न स्थलों के भराव में, कुछ अभिक्रियाओं में इसका उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयोग होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे दोस्तों 2014 के प्रश्नों की तरफ जो कि हमारे केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे रासायनिक परिवर्तन के क्या है दोस्तों, उदाहरण है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो पहला कह रहा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, दूसरा कह रहा है बर्फ का गलन, तीसरा कह रहा है दुग्ध स्कंदन, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल थर्ड पॉइंट हमारा सही दिया गया है, ठीक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से हमारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो याद रखें दोस्तों, पहला कह रहा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है दोस्तों क्या है हमारा, बर्फ का गलन, तीसरा कह रहा है दुग्ध स्कंदन, ठीक है। तो सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे बिल्कुल गलत दिए गए हैं, जबकि थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल इस संदर्भ में सही दिया गया है, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो हम आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल थर्ड हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी केवल थर्ड हमारा दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं ध्यानपूर्वक, इसकी व्याख्या क्या दी गई है, ठीक है। देखिएगा
कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें दो या अधिक तत्व एक यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते या यौगिक टूटकर दो या अधिक तत्वों और यौगिकों का निर्माण करता है। फिर देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें दो या अधिक तत्व एवं यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते या यौगिक टूटकर दो या अधिक तत्वों और यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते हैं और इन्हें सामान्य भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के परमाणु अलग तरह से व्यवस्थित होकर नई संरचना बना लेते, जिससे दोस्तों पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सामान्यतः दोस्तों रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते और इन्हें सामान्य भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और दूसरा, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के परमाणु अलग तरह से व्यवस्थित होकर नई संरचना बना लेते, जिससे पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला है दोस्तों लोहे पर जंग लगना, दूसरा है लकड़ी का जलना, तीसरा है अम्ल व क्षार मिलकर जल व लवण का बनना, दुग्ध का आयस्कंदन, धातु का वैद्युत लेपन, पटाखों का जलन आदि। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपितु पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या दिया गया है, देखिए यहाँ। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा सबसे पहले बर्फ का पिघलना या जल का बर्फ में अथवा वाष्प में बदलना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, शीशे का टूटना, बालू और जल का मिलना और ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदलना। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बर्फ का पिघलना या जल का बर्फ में अथवा वाष्प में बदलना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, शीशे का टूटना, बालू और जल का मिलना, ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदलना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट जो हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, और हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों परीक्षाएं पास में लगी हुई हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक दोस्तों सारे प्रश्नों को आप लोग रिवीजन करते चलिए, क्योंकि जो आगामी परीक्षा हमारी लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे PYQ दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न तो नहीं, लेकिन दोस्तों प्रश्नों के फैक्ट जरूर रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों के फैक्ट आप लोग देखते चलें। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।